हेलो बच्चों, देवनाना क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। बच्चे, नवोदय का जो पहले हम अध्याय पढ़ चुके हैं, संख्या और संख्या पद्धति, और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आज हम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पूरी जानकारी के बारे में, डिटेल्स, जो भी नियम हैं, गुण हैं, जितने बारे उनके बारे में पढ़ेंगे, और कल हम इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पहला अध्याय नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चे, ओके, करते हैं शुरुआत, तैयारी। ठीक है, तो पहला हमारा अध्याय है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। आज इस पार्ट के बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं विभाज्यता। पहले हम पढ़ेंगे विभाज्यता के बारे में। विभाज्यता, विभाज्यता होती क्या है? किसी संख्या में अन्य संख्या का भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो उसे क्या कहते हैं? विभाज्यता, अर्थात पूर्णतः वो विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये तो आपका जो इसकी डेफिनेशन रही। अब बात करते हैं वो सूत्र की। तो सूत्र होता है बच्चे, भाज्य भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। विभाज्यता का जो सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इनका आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस सूत्र से। आपको पता होगा, जैसे इसमें 19 है, मैं 4 का भाग देता हूँ, 19 में 4 का भाग देता हूँ। जो ये 4 होता है, ये तो होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। और ये भाज्य होता है, ये होता है ये 19, इधर जो अंदर वाला होता है। इधर जो आता है से भागफल होता है, इधर आता है उसे कहते हैं भागफल, और नीचे भाग देने पर जो बचता है वो होता है शेषफल। वो होता है शेषफल। ठीक है, इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन शेषफल ऐसा का ऐसा रहता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं विभाज्यता के नियमों के बारे में। आगे जानेंगे विभाज्यता के नियमों के बारे में। नियम, किसके नियम है? विभाज्यता के। ठीक है, अब विभाज्यता का नियम है 2 से। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, किसी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। इकाई अगर अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 9028, इसका इकाई अंक कितना है? 8 है, अर्थात ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, पढ़ते हैं 3 का जो विभाज्यता का नियम है। 3 का वो क्या है? वो होता है बच्चे अंकों का योग। वो होता है अंकों का योग। जैसे 45 है, ठीक है, अब अंकों का योग करना है तो 4 और 5 को जोड़ने पर कितने आते हैं? 9, और 9 में 9 का भाग जाता है पूरा पूरा। 9 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब 3 नहीं, 9 में 3 का भाग जाता है। 9 में 3 का भाग जा रहा है तो यह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। ठीक है, इस प्रकार से 3 का विभाज्यता का नियम होता है। अगली बात करें 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, वह 4 से विभाजित होने चाहिए।
वह 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर वो 4 से विभाजित हो जाते हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। 5 का विभाज्यता का नियम। 5 का जो विभाज्यता का नियम है उनके बारे में पढ़ते हैं कि किसी के संख्या के जो लास्ट इकाई अंक होता है, किसी संख्या का इकाई अंक 0, 5 होने चाहिए। जैसे ये संख्या है, इसका इकाई अंक 0 है तो ये संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। इसका लास्ट इकाई अंक 5 है अर्थात ये भी 5 से विभाज्य होगी। तो जिस संख्या के इकाई अंक 0 और 5 हो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, अगला होता है 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम, तो 6 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो रूल नंबर 2 का और 3 का लगता है वहां पर 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 2 का क्या था, 0, 2, 4, 6 और 8, ये 2 का था और अंकों का योग था किसका, 3 का। ये दोनों रूल जहां पर फॉलो किए जाते हैं वहां पर 6 का नियम लागू होता है। ठीक है, हाँ जी। अगला है, वैसे 7 का चलता नहीं है, 7 का यूजलेस होता है। 7 का अगर आप जानना चाहो तो जो भी संख्या लगातार आती है उस 7 से विभाजित तो होती है। ठीक है, 8 का विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं, 3 अंक होते हैं भाई, 832, जैसे इसमें है 832, अगर वह 8 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 9 के विभाज्यता का नियम है सेम टू सेम, उसका है 3 वाले का जैसा, अंकों का योग इसमें चलता है। क्या चलता है, अंकों का योग इसमें चलता है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या हो 918 है, इनमें पता करें कि 9 + 1 + 8, 9 कितने हो गए, 18। 18 में 9 का भाग पूरा जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग पूरा जाएगा। ठीक है बच्चे, इस प्रकार हम 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 10 का विभाज्यता का नियम है, 10 के विभाज्यता का नियम है 10 के विभाज्यता का नियम, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या है तो इधर से जो सम और जो भी है सम विषम, उन संख्याओं को एक जगह जोड़ो और जो सम होती हैं उन संख्याओं को जो एक जगह आपको जोड़ना है। ठीक है, और दोनों का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तब वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, ये हमारे थे विभाज्यता का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आगे हम जानेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम नियम। इनके बाद हम जो पढ़ते हैं वो होता है संवरक नियम। संवरक नियम होता क्या भाई, संवरक नियम होता क्या है, जो आम हम करते हैं, जो आम जोड़ बाकी करते हैं या गुणा भाग करते हैं, वो क्या होता है, संवरक नियम। जैसे 2 + 5 होते हैं, ये है किसके लिए, जोड़ के लिए। किसके लिए है, जोड़ के लिए।
एक होता है गुणा के लिए, गुणा के लिए, गुणा के लिए होता है 2 गुणा 3 बराबर 5, जो आम हम करते हैं। 8 को 7 से गुणा किया, इस प्रकार जो हम करते हैं वो कौन सा नियम होता है? संवरक नियम होता है। इसके बाद में होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता का जो गुण होता है वो होता है, जैसे जोड़ के लिए होता है जोड़ के लिए होता है कि 2 + 3 या 3 + 2 होते तो दोनों सेम ही है, बस इनका क्रम क्या कर देते हैं, 3 को पहले लिख देते हैं, 2 को बाद में लिखते हैं, इसका क्रम चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, इसका क्रम चेंज कर देते हैं, लेकिन आंसर तो दोनों का 5 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, आंसर तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो इसे कहते हैं क्रम विनिमयता। ऐसे गुणा में हम कर देते हैं, गुणा के लिए करते हैं, जैसे 2 गुणा 3, 2 3 अच्छा होता है, इसी प्रकार हम 3 गुणा 2 लिख देंगे तो भी सही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि बदलकर कुछ अलग आंसर आ जाएगा। तो ये होता है क्रम विनिमयता का नियम, अर्थात क्रम को चेंज कर देते हैं, क्रम को बदल देते हैं, ठीक है, ये होता है क्रम विनिमयता का गुण। तीसरा होता है साहचर्य गुण। कौन सा होता है? साहचर्य। साहचर्य होता है, साहचर्य कहते किसको है? इसमें युग्म बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? युग्म बन जाते हैं। जैसे ये था, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 प्लस कोष्टक लगा दिया +3 कर दिया, इसमें जो कोष्टक होता है, ब्रैकेट होता है, इनको चेंज कर देते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता साहचर्य में। इस प्रकार आपके लागू होता है। यह है जोड़ के लिए। गुणा के लिए बात करें, गुणा के लिए भी बात करें तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, ठीक है, फिर इधर 2 गुणा 4 कर देंगे, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, इनमें कोष्टक जैसे संख्या चेंज करके हम कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा साहचर्य गुण। ओके, हाँ जी। अगला हमारा जो गुण होता है उसे कहते हैं बंटन नियम। क्या कहते हैं? बंटन नियम। बंटन नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बंटन नियम, बंटन नियम का मतलब होता है बांटना, ठीक है। अब बंटन, जैसे कोई संख्या है भाई, 4 है, ठीक है, 4 संख्या है, और इसको मैं लिख दूं प्लस मान लो भाई, ठीक है, या फिर इसको मैं लिख दूं 4 2 + 5, ठीक है, गुणा। तो मैं इसको इधर कर दूंगा 4 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 5। मतलब हमने क्या किया, इसको 2 जगह पर बांट दिया, इसको 2 जगह पर बांट दिया। तो यही क्या होता है? बंटन का नियम होता है। आगे चलकर हम समझ में अच्छी तरह से हमारे आ जाएगा, क्योंकि अभी हम पार्ट को समझ रहे हैं, इसमें थोड़ी आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन जानेंगे, 1-2 क्वेश्चन इन्हीं सूत्रों के आधार पर, इन्हीं नियम के आधार पर हम पढ़ेंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी। इस प्रकार से हमारे जो नियम थे हमने पढ़े, गुण थे हमने पढ़े। एक जीरो का जो गुण होता है, जीरो का जो गुण होता है, जीरो का गुण होता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आएगा? 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। ऐसा ही एक का गुण जो है, एक का गुण है, एक का गुण ये है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर तो उसका मान अपरिवर्तित
अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई बदलेगा नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा 1 से गुणा करने पर, वह की वह संख्या आ जाएगी। 0 का दूसरा गुण होता है कि जैसे 0 में हम 5 का भाग दे दें, 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि 5 में 0 का भाग दे, 5 में 0 का भाग दे, तब ये अर्थहीन हो जाता है, इसका हम जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, ये अर्थहीन हो जाता है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमने पढ़ा। कल हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से, और मैं गारंटी करता हूं हम 30 से 40 वो क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर वाइज 30 से 40 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे और आप एग्जाम फाइट कर सको। ठीक है।